नमस्ते दोस्तों और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृष दिवाकर और आज हम सिस्टमैटिक्स की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं इसके पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के साथ। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस मजेदार टॉपिक में उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नज़र इस स्लाइड पर डालते हैं। पहले तो हम सिलेबस को ज़रा समझेंगे कि भाई एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। फिर हम जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जीवित क्या है। इसके बाद हम जीवन की विशाल विविधता को देखेंगे और समझेंगे कि वैज्ञानिक इतनी सारी प्रजातियों को कैसे व्यवस्थित करते हैं और नाम कैसे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं सिलेबस की। और यहाँ ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, नई एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, लेकिन नीट में उनसे सवाल अब भी पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी तैयारी पर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ साफ है। नए एनसीईआरटी में सिर्फ डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, लेकिन ये जो लाल डब्बे में टॉपिक है ना, व्हाट इज लिविंग, ये अब नए एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर नीट वालों का तो ये फेवरेट है। बिल्कुल, इसलिए ये वो टॉपिक है जिसे कई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, पर हम इस पर पूरा ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। तो जीव विज्ञान का सबसे बुनियादी सवाल, जीवित क्या है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबको, मतलब एक पेड़ को, एक बैक्टीरिया को, इस पेन से या फोन से या घड़ी से अलग बनाती है? ऐसा क्या है हम में जो इन बेजान चीजों में नहीं है? चलिए इसी की खोज करते हैं। इस सवाल का जवाब ना दो तरह के फीचर्स में छिपा है, कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग। इसको ऐसे समझिए, जैसे पंख होना पक्षियों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं। क्यों? क्योंकि शुतुरमुर्ग जैसे कुछ पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो बिना किसी अपवाद के हर जिंदा चीज में हो और किसी भी बेजान चीज में ना हो। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बड़ा ही सीधा साधा है, मतलब कोई भी ऐसा लक्षण जो किसी जिंदा जीव में मिल जाए, जैसे चलना, नाचना या सांस लेना। ये सब जिंदा जीवों में मिलते हैं। लेकिन क्या हर जिंदा जीव चलता है? नहीं, पौधे तो नहीं चलते। इसीलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग नहीं। अब आता है असली गेम चेंजर, डिफाइनिंग फीचर। और इसके लिए ना दो ऐसी शर्तें हैं जिनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली शर्त, ये फीचर हर एक जिंदा जीव में होना चाहिए, 100% बिना किसी अपवाद के। और दूसरी शर्त कि ये किसी भी बेजान चीज में 0% बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीचर इन दोनों शर्तों पर खरा उतरता है, बस तभी हम उसे डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। तो चलिए अब सब अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि अब हम एक बड़ी जांच शुरू करने वाले हैं। हम कुछ आम फीचर्स को लेंगे और उन्हें डिफाइनिंग फीचर के इन दो कड़े नियमों पर परखेंगे। शुरू करते हैं जांच। तो हमारा पहला मुजरिम या कहें सस्पेक्ट है ग्रोथ, यानी वृद्धि। भाई, बड़ा होना, बढ़ना, ये तो जिंदा चीजों की निशानी लगती है, लेकिन क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या ये सबूत काफी है केस बंद करने के लिए? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बायोलॉजी में ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इसके दो जुड़वा पहलू हैं। पहला, वजन में बढ़ना, जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, और दूसरा, संख्या में बढ़ना, जैसे एक बैक्टीरिया गुणा होकर लाखों बन जाता है। ये दोनों ही ग्रोथ के उदाहरण हैं। और यहीं केस में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। स्क्रीन पर ये पहाड़ देखिए, जब उस पर बर्फ गिरती है या मान लीजिए रेगिस्तान में रेत के टीले पर और रेत जमा होती है, तो भाई उनका वजन तो बढ़ता है ना। इसे कहते हैं अक्रीशन, बाहर से चीजों का जमा होना। तो मतलब बेजान चीजें भी ग्रो कर सकती हैं। और बस इसी एक सबूत के साथ केस क्लोज्ड। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर की रेस से बाहर है। ठीक है, तो ग्रोथ का केस तो बंद हो गया। अब हमारा अगला कैंडिडेट है रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन। अब ये तो पक्का है कि कोई पत्थर या पहाड़ तो बच्चे पैदा नहीं करता। तो क्या ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है? जांच अभी जारी है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई बेजान चीज रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो पहली शर्त तो पास हो गई, पर दूसरी शर्त याद है ना, फीचर को 100% जिंदा जीवों में होना चाहिए। और यहां देखिए, खच्चर, वर्कर मधुमक्खियां या कुछ इनफर्टाइल इंसान, ये सब जिंदा तो हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और बस यहीं पर हम दूसरी शर्त हार गए। इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार केस है। एक कोशिका वाले जीव जैसे अमीबा, उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। जरा सोचिए,
जब एक अमीबा बढ़कर 2 बन जाता है तो क्या हुआ? उसका नंबर बढ़ गया, मतलब ग्रोथ हो गई। और 1 से 2 हो गए, मतलब रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इन छोटे जीवों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही टेस्ट में फेल हो गए। तो फिर वो कौन से सुपरस्टार्स हैं जो इस मुश्किल परीक्षा को पास करते हैं? ड्रम रोल प्लीज। और ये हैं हमारे 3 असली हीरो, 3 असली डिफाइनिंग फीचर्स: मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो पहला विनर है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। हमारे शरीर के अंदर हर एक सेकंड में हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, खाना पचाने से लेकर सांस लेने तक। इन सारी रिएक्शंस का जो टोटल जोड़ है वही मेटाबॉलिज्म है। ये हमारे शरीर का केमिकल इंजन है और कोई भी बेजान चीज ये नहीं दिखाती। रिएक्शन रुके तो जिंदगी रुक गई। अब मेटाबॉलिज्म की भी 2 हिस्से हैं। एक है कैटाबॉलिज्म। कैटा को आप काटना से याद रख सकते हैं। इसमें बड़े मॉलिक्यूल को काटकर छोटे मॉलिक्यूल और एनर्जी बनाई जाती है। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एना मतलब आना या जुड़ना। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल एनर्जी इस्तेमाल करके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक में टूटना, दूसरे में बनना। अब एनसीईआरटी की एक लाइन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को एक पहेली जैसी लगती है। स्लाइड पे देखिए। इसका क्या मतलब है? इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम शरीर में होने वाली कोई केमिकल रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में करें तो क्या वो टेस्ट ट्यूब जिंदा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो रिएक्शन उसके अंदर हो रही है वो तो हूबहू वैसे ही है जैसी एक जिंदा सेल में होती है। इसीलिए उस रिएक्शन को हम एक लिविंग रिएक्शन कहेंगे, पर उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग थिंग नहीं कह सकते। बस इतनी सी बात है। और हमारा तीसरा और आखिरी डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। ये सबसे साफ साफ दिखने वाला पर तकनीकी रूप से सबसे जटिल फीचर है। ये अपने आसपास के माहौल से सिग्नल को महसूस करने और फिर उन पर जवाब देने की काबिलियत है। ये जिंदगी का मास्टर फीचर है जो हर जिंदा जीव में होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, कॉन्शियसनेस मतलब अपने आसपास की चीजों को महसूस करना। ये तो सारे जिंदा जीवों में होता है। एक पौधा भी तो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है ना। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब मैं कौन हूं का एहसास, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये 100% जीवों में नहीं है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ दें तो एक जिंदा जीव की सही परिभाषा क्या बनती है? ये ऐसे सिस्टम हैं जो अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। समय के साथ विकसित होते हैं, खुद को नियंत्रित करते हैं, जैसे हमारा शरीर अपना तापमान बनाए रखता है। और सबसे जरूरी, बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि एक जिंदा जीव होता क्या है। अब चलिए जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं और बात करते हैं इस धरती पर जीवन की विशाल विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की। जरा इस नंबर को देखिए, 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख। ये उन प्रजातियों की संख्या है जिन्हें वैज्ञानिकों ने अब तक खोजा है और जिनके बारे में लिखा है। हम 800 करोड़ इंसान तो सिर्फ एक ही स्पीशीज हैं, होमो सेपियंस। अब सोचिए 18 लाख अलग अलग तरह की स्पीशीज, और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तो बस एक झलक है। असल में लाखों प्रजातियां अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी सारी स्पीशीज का, मतलब 18 लाख स्पीशीज का हिसाब किताब कैसे रखा जाए? अगर हर जगह एक ही जीव के अलग अलग नाम होंगे तो वैज्ञानिकों के बीच कितनी गड़बड़ होगी। इसी समस्या का समाधान है नोमेनक्लेचर, यानी नाम रखने की एक मानक प्रक्रिया। इसकी जरूरत क्यों है? एक उदाहरण से समझिए। एक पौधा है कैलोट्रोपिस। अब हरियाणा में उसे आकड़ा कहते हैं, राजस्थान में आंख और मध्य प्रदेश में मदार। अब सोचिए, अगर इन तीनों जगहों के वैज्ञानिक एक दूसरे से इस पौधे के बारे में बात करना चाहें तो कितनी गड़बड़ होगी। इसीलिए एक वैज्ञानिक नाम की जरूरत पड़ती है जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो, यूनिवर्सल हो। अब ये नाम रखने का काम ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं होता। इसके लिए बाकायदा नियम और संस्थाएं हैं। पौधों यानी बॉटनी के लिए है ICBN और जानवरों यानी जूलॉजी के लिए है ICZN। ये संस्थाएं नियम बनाती हैं ताकि पूरी दुनिया में नाम रखने में एकरूपता बनी रहे। और इस फील्ड में सबसे बड़ा योगदान जो नाम हमें याद रखना है वो है कैरोलस लिनियस का, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं।
उन्होंने एक क्रांतिकारी सिस्टम दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब नाम, यानी हर प्रजाति का 2 शब्दों वाला नाम। इस सिस्टम के बस 4 सीधे साधे नियम हैं जिन्हें हमेशा मानना होता है। पहला नियम, नाम के 2 हिस्से होंगे, जीनस और स्पीशीज। दूसरा नियम, ये नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मतलब अब कोई इसे बोलता नहीं तो इसके शब्दों का मतलब बदलता नहीं है। तीसरा नियम, जीनस का पहला अक्षर बड़ा और स्पीशीज का छोटा। और चौथा, जब हाथ से लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में। चलिए इन सारे नियमों को हमारे आम के क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंगीफेरा इंडिका। यहां देखिए, मैंगीफेरा जीनस है, एम कैपिटल है। इंडिका स्पीशीज है, आई स्मॉल है। हाथ से लिखा है इसलिए दोनों अलग अलग अंडरलाइन है, और अगर टाइप किया होता तो ये पूरा नाम इटैलिक्स में होता। देखा, सारे नियम एकदम फिट बैठ रहे हैं। चलिए अब एक टेस्ट हो जाए। हम इंसानों का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। जरा सोचिए इस पर ये सारे नियम कैसे लागू होंगे। तो आज हमने समझा कि असल में जीवन है क्या, और इसकी इतनी बड़ी वैरायटी को हम कैसे संभालते हैं और नाम देते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने अब तक 18 लाख स्पीशीज को तो पहचान लिया है, उन्हें नाम दे दिया है, पर इस धरती पर गहरे समुद्रों में, घने जंगलों में न जाने कितनी और लाखों अनजान प्रजातियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। जरा सोचिए, वो जीवन के और कौन कौन से राज अपने अंदर छिपाए बैठी होंगी। इसी सोच के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। खोजते रहिए।